नाजरीन आदाब, मैं हुई युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी जो RSS के चीफ हैं, उनका बयान परसों आया और वो एक किताब जो डॉक्टर ख्वाजा ने लिखी है, तो उस किताब का इजरा था और इजरा में उन्होंने ये बात कही थी और वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। तो उन्होंने कई चीज़ें बज़ाहिर बड़ा अच्छा, एक तो ये कि DNA एक है, हिंदू मुसलमान तो पहले ही से एक हैं, और अगर कोई लिंचिंग करता है गाय के नाम पे और ये करता है तो वो हिंदुत्व से अलग है, और भी बड़ी अच्छी बातें, और सब जो है यहाँ पे सब एक हैं, सब हिंदू मुस्लिम, और मज़हब के नाम पर कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें कही हैं। और उसको काफ़ी जो है वो हाईलाइट किया गया RSS की बात को। मैंने देखा कि VHP में भी लोग बैठ कर के जो तर्जुमान हैं TV पर वो भी अच्छा बयान दे रहे थे और सताइश कर रहे थे, और ये सब चीज़ें तो एक बड़ा खुशगवार माहौल जैसा कि नज़र आया कि वाकई बड़ी अच्छी बात कही गई। लेकिन मोहन भागवत का ये कोई पहला नया बयान नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह के बयानात देते रहे हैं, इससे पहले भी देते रहे हैं बयान। सवाल ये है कि जो बात कही जा रही है उस पर अमल कितना हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सारे मुसलमान जो हैं वो यहीं के हैं, तो ये कहना भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो कोई ईरान से भी आया है, कोई टर्की से आया है, कोई अरब से आया है, और अगर अंग्रेज़ों के दौर में देखें तो ईसाई जो हैं वो बाहर से आए हैं। तो ये कि सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं ऐसा नहीं है, सारे लोग कन्वर्टेड नहीं हैं, ये ख्याल रखना पड़ेगा। और आज शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए बहस में इस चीज़ को, मौजूए गुफ्तगू में इस चीज़ को हाईलाइट किया है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं चलिए बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी, लेकिन अमल कितना हो रहा है? आपने तो कई बार, PM ने भी ये बात कई बार कही लिंचिंग को लेकर के, लेकिन क्या लिंचिंग रुकी? क्या लिंचिंग करने के वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं कल सुन रहा था और आज मैं बात भी उनसे करूंगा कि अगर सबका DNA एक है और हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है तो ये लव जिहाद क्या है? फिर अगर हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की शादी कर रहे हैं तो एतराज़ किस बात पे है? कानून क्यों बना दिया गया? डर किस बात का है? किस बात का खौफ है? फिर डर तो फिर नहीं होना चाहिए। फिर ठीक है, जब सब एक ही हैं, जब एक ही मानव की संतान है, और बिल्कुल सही बात है, ये तो सब कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब है, ये कौन इनकार कर रहा है इससे? ये तो मुसलमान भी इनकार नहीं कर रहे हैं, मुसलमान भी इनकार नहीं कर रहे हैं। और आप भी अगर यही मानते हैं कि एक ही ईश्वर की सब संतान है तो झगड़ा कहाँ है फिर? तो फिर कानून क्यों बनाया गया? गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? क्यों हंगामा खड़ा हो गया कि साहब वो मौलाना गौतम जो हैं वो उन्होंने 1000 लोगों का धर्मांतरण कर दिया? हंगामा क्यों है? नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल है। वापसी का क्या मतलब हुआ? अगर मज़हब से कोई इख्तलाफ नहीं किसी मज़हब से, तो वापसी का क्या मतलब है? क्यों घर वापसी? तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर आप CA जो कानून आया था आप उस पर भी बोलिए कि जब सब एक हैं, ठीक है, मानव जाति एक पूरी एक है, तो फिर फ़र्क क्यों किया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि जो
गैर मुस्लिम सब आएंगे उनको तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे और बाकी को नहीं देंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? नहीं कहना चाहिए भाई, जो आ गया इस सरजमीन पर उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सब एक हैं, सब भाई भाई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातें और इस तरह के बिल्कुल ज्ञानवर्धक गोलियां जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अब चलने वाली नहीं हैं। लोग सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं। अगर वाकई आप अपनी बातों पर अमल करते हैं तो हुकूमत को भी आप समझाइए। बहुत लोगों ने लिखा कि बहुत अच्छी बात है, तो ये बात आप पीएम को भी बता दीजिए, ये बात योगी आदित्यनाथ को भी बता दीजिए, ये बात आप अमित शाह जी को भी बता दीजिए, और ये बात उन छोटभैया लीडरान को भी बता दीजिए जो हर रोज़ जो है उल्टे सीधे बयान देते हैं। हाँ? और आज भी बयान आ गया अखबार में, कल एक बीजेपी के लीडर ने बयान दिया कि साहब हम जो है वो शस्त्र उठाएंगे शास्त्र के साथ साथ। तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की बात कहने वालों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? है? तो ये सब बातें हैं। इसलिए देखिए कौल व अमल में यकसानियत होनी चाहिए और वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। यही एक मसला है। जी मुमताज़ साहब, आखिर ऐसा माहौल क्यों पैदा किया गया है कि ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं? हाँ, यही एक बहुत बड़ा देखिए सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा एक माहौल बन गया आज है कि हमें कहीं ना कहीं ये कहना पड़ रहा है कि सब एक हैं। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमामुल हिंद करार दिया। और हमारे यहाँ तो जो दरगाहें हैं, चाहे ख्वाजा अजमेर की दरगाह हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, या और जो पीर हैं उनकी दरगाहें, वहाँ तो सब जाते थे। सब जाते थे वहाँ पर, और अब भी जाते हैं, अब भी उनका अकीदा है। तो यहाँ तो भाईचारा था ही। माहौल क्यों ऐसा बना अचानक? क्यों अचानक ये तब्दीली आई कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के बारे में कहा जाने लगा कि यहाँ फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, यहाँ एक ख़ास तबके को टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तबके को मारा जा रहा है, एक ख़ास तबके को परेशान किया। क्यों ये कहा जा रहा है? हाँ, और क्यों चुन चुन करके जो है एक मुस्लिम तबके को जो है निशाना बनाया जा रहा है, हर मामले में उसको टारगेट किया जा रहा है? क्यों इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमान और पाकिस्तान और कब्रिस्तान ज़रूरी हो जाता है? आप इशू पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते अगर इतना सब कुछ है तो? हाँ, क्यों आप इशू पर इलेक्शन नहीं लड़ते? क्यों जैसे ही इलेक्शन आता है तो आपको मुसलमान याद आ जाते हैं? हाँ, आप बताइए कि अगर आप, जैसा कि ये लोग खुद कहते हैं, मैं फ़िरका परस्तों की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप ये मानते हैं कि 800 साल तक मुग़लों ने या मुसलमानों ने हुकूमत की, हाँ, तो आप बताइए इस पूरे पीरियड में क्या कभी आपको ये लगा कि मुसलमान अक्सरियत में आ गया है? मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक हो गया हो? हाँ, और अगर वो चाहता तो हो सकता था, क्योंकि उसकी हुकूमत थी। रातों रात जो है सबके मज़हब तब्दील कर दिए जाते। हाँ, हाँ, लेकिन क्या ऐसा हुआ? हाँ? क्या जो राजपूत शासन में शामिल हुए थे मुग़लों के, क्या उनसे कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए? मुसलमान तो माइनॉरिटी में ही रहा ना, चाहे उनकी हुकूमत रही हो। हाँ, और तब कोई ख़तरा नहीं था, तब कोई ख़तरा नहीं था किसी को, क्योंकि जंगें जो होती थी पहले वो इक़्तिदार के लिए होती थी। हाँ, ऐसा नहीं कि वो जंगें जो है वो मजहबी जंगें हो रही थी। कोई मजहबी जंग नहीं हो रही थी, हुकूमत के लिए जंग हो रही थी। और हर जगह उसमें आप देख लीजिए, सब आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी कि किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ, जहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था। हाँ, और अंग्रेज़ के दौर में भी देख लीजिए आप, तो झगड़ा जो इक़्तिदार का था वहाँ हिंदू मुस्लिम का नहीं था। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आपको 15-20% मुसलमानों से ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान पे? कौन सा डर हो गया? मतलब जब कब्जा था तब तो किया नहीं, और अब डेमोक्रेसी जब है तब मुसलमान कब्जा कर लेगा। ये कौन सा ऐसा खौफ है, कौन सा ऐसा डर है? तो ये भी मैं समझता हूँ कि वही है इक़्तिदार हासिल करने का
सिर्फ कुर्सी हासिल करने का, और उसमें ये सारी चीज़ें एक बेहतरीन ज़रिया मुसलमान है। आप मुसलमान का चेहरा रख दीजिए, ठीक है। कल बड़ी अच्छी बात आज मैंने इंकलाब में भी लिखी कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, तो आप बयान उसको योगी इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। योगी जो है वो हिंदुओं के सामने ओवैसी का चेहरा रख देंगे और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाएंगे कि साहब ये देखिए ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी हमें रोकेंगे, एक योगी को ओवैसी रोकेंगे, हाँ असदुद्दीन ओवैसी योगी को रोकेंगे। ये एक माहौल जो है बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए, तो ये सब पॉलिटिक्स है और लोग समझ रहे हैं। लोग सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है इस मुल्क का, यहाँ के लोगों का, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है बेरोजगारी, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपसी भाईचारे को तोड़ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है भुखमरी, वो सबसे बड़ा दुश्मन है कि जो अब पानी की किल्लत होने जा रही है, हवा की सांस लेने की जो किल्लत होने जा रही है, ये सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे लड़ने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपस में लड़ने लगे तो जो हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में ज़रूरत होगी हम वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हम बच्चों के लिए साफ़ पानी के इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए साफ़ आबो हवा का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल कायम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल कायम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया से मुकाबला है हमारा, आज बाजारवाद है, आज इंटरनेशनल मार्केट का मामला है, हमें इंटरनेशनल मार्केट पे कैसे अपने आप को फोकस करना है। आज तो स्पेस में जाने का मुकाबला हो रहा है कि कौन मंगल ग्रह पर जाएगा, कौन चांद पर जाएगा और कौन दूसरे मरीख पर जाएगा, ग्रहों पर जाएगा। आज तो उसकी लड़ाई है, और अगर हम आपस में जुड़ गए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हुकूमत जितनी तवज्जो ये दे रही है कि आबादी बढ़ रही है, अगर उतनी तवज्जो इन आबादी के सही इस्तेमाल पर दे दे। मसलन आप ये कह रहे हो कि 135 करोड़ आबादी है, ठीक है, तो 135 करोड़ आबादी का अगर आप उसको जस्ट डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 270 करोड़ जो है वो आपके हैंड्स हो जाएंगे। आप उनका इस्तेमाल कीजिए। इस्मत चुगताई का बहुत अच्छा अफसाना है, दो हाथ आपको, आज आपको 270 करोड़ हाथ मिले हुए हैं, उनका आप सही इस्तेमाल कर लीजिए। चीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चीन कैसे आगे निकल गया? वहां तो आबादी हमसे ज्यादा है। अब तो चीन ने फिर कह दिया है कि साहब आप आबादी बढ़ाइए, 3 बच्चे पैदा कीजिए। तो एक प्लान बनाया ना, तो हम मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? हमारी सारी तवज्जो जो है, आप एजुकेशन बढ़ाइए, आप सिस्टम बनाइए, खुद ब खुद लोग जान जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये माहौल जो बना दिया गया है, ये माहौल ठीक नहीं है कि हम इन बातों में उलझ रहे हैं। आज जिस दौर में 21वीं सदी में हम लोग जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में है, साइंस की मतलब हिंदुस्तान, अमेरिका में बैठा आदमी हिंदुस्तान में सौदा कर रहा है, हिंदुस्तान में अपनी मार्केटिंग कर रहा है, हिंदुस्तान को चला रहा है, और हम गुत्थिम गुत्था हुए हैं, हम आपस में लड़ मर रहे हैं। हमें अभी भी जो है वो जात पात मज़हब मिल्लत, हम इसी में उलझे हुए हैं। ये कौन सी सोच है? ये क्या बहस हो रही भाई? क्या हुकूमतें इसलिए कायम की जाती हैं कि आप जो है ये सफाई देते रहें साहब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई कहे सब मानव जाति के हैं, कोई कहे पाषाण काल के हैं, तो कोई कहे मुगल काल के हैं, तो कोई कहे आर्याई दौर के हैं, तो कोई कहे ये क्या है भाई? ये अब भाई जिसको ये सब इतिहास पढ़ने जा करके क्या रोज रोज ये चक्कर है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी की बातें हैं और दुनिया हम पे हंस रही होगी कि साहब ये लोग तो पागल हैं, बोल रहे हैं, इनको क्या पता है। ये तो हर रोज़ इनके यहाँ यही चलता रहता है, कभी राम मंदिर चलेगा तो कभी जो है काशी मंदिर चलेगा तो कभी मथुरा मंदिर चलेगा। तो अभी और यही झगड़ा था, यही सारे झगड़े थे कि जब बाहर के लोगों का हम पे कब्जा हुआ था। वही सूरत आज है, आज कब्जा ही है।
सारी कंपनियां बिक रही, रेलवे बिक रहा है, सेल बिक रहा है, पेट्रोलियम बिक रहा है, रिलायंस, ये इंश्योरेंस LIC बिक रही है, मतलब हर चीज़ बिकी जा रही है जी। ज़मीन तक का सौदा हो गया जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, वह भी हमें अच्छा लग रहा है। मैंने एक बड़ी मिसाल दी थी कि हमारी सूरत वैसे ही हो गई जैसे एक ज़मींदार है और ज़मींदार के पास कोई काम धंधा नहीं बचा है और उसके नालायक बेटे जो है अपने खेत बेच रहे हैं और खेत बेच करके वो कार ले आते हैं, खेत बेच करके अपना महल बना लेते हैं, जैसे नया पार्लियामेंट बन रहा है, खेत बेच करके महल, वो और खुश होते हैं साहब को, वाह क्या कहने, बहुत शानदार हमारा घर बन गया, हमारे पास कार हो गई। लेकिन चंद दिनों बाद कार में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं और घर की मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं, कब तक चलेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। हाँ, तो वही हाल अपने पास है। अभी देख लीजिएगा वो कंपनियां हिंदुस्तान की कि जो कर्ज में डूबी हुई थीं, जिन पर कर्ज का बोझ था, आज उनके कर्ज माफ कर दिए गए और इस लायक हो गई कि वो सरकारी कंपनियां खरीद रही। क्या है ये, कैसा मैनेजमेंट है भाई ये? हाँ? हमारा मुल्क जो है वो तरक्की में GDP हमारी माइनस हो गई। हाँ, और रिलायंस अंबानी और ये अडानी ये सब जो है मुनाफे में मतलब कई गुना, कई सौ गुना ज्यादा हो गए। कहां से कमा लिया भाई ये? हाँ? ये कौन सा सिस्टम, ये कौन सी हुकूमत चलाने का तरीका है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ? ये कैसी हुकूमत चलाई जा रही? हाँ? तो ये एक सोचने की बात है जी। मैं समझता हूं कि इसीलिए ज़रूरी है कि जज्बात की बजाय होशमंदी का लोग भी सबूत दें, समझें चीज़ों को जी। मुमताज़ साहब, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है काफ़ी अच्छा बयान दिया है, लेकिन क्या सिर्फ बयानात देते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं? वो क्या काम करेंगे? काम तो बीजेपी की सरकार को करना है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि काम करें और मोहन भागवत जी को अगर लग रहा है कि गड़बड़ है तो वो हिदायत करें, वो बताएं। और लोग जैसा कि कह रहे हैं, मैं तो नहीं मानता, लोगों को ये कहना है साहब कि वो RSS जो है वो बीजेपी को चला रही, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। शुरू से बीजेपी सरकार मोदी सरकार को कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं, RSS नहीं चला रहा। ये तो सब दिखाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें उलझे रहो और जो कॉरपोरेट घराने हैं वो अपने एजेंडे नाफिज करते रहे। और नाफिज हो गया नाफिज, सबके उल्लू सीधे हो गए, सब जो है कर्ज सबके माफ कर दिए गए, 8-9 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, सब साहिब हैसियत कंपनी हो गई। जो डूब रही थी वो उबर आई, मुल्क डूब रहा है, कंपनियां उभर रही हैं। कैसे उभर रही? जैसे आप एक बड़ा सा पत्थर पानी में डालिए तो पानी में जब पत्थर डूबेगा तो पानी उभरेगा नीचे से, ठीक है? तो मुल्क हमारा डूब रहा है पानी में और उसमें से जो उभर के आ रही हैं वही सब कंपनियां। और सबको कहा जाए ये नौकरी देंगे। अरे ये क्यों नौकरी देंगे? कल लालू प्रसाद जो अपनी पार्टी की सिल्वर जुबली बना रहे थे, तो वही बता रहे थे कि हमेशा जो है जब लालू रेल मंत्री थे तो रेलवे में मुनाफा भी होता था और किराया भी कम करते थे। आज किराया कहाँ पहुंच गया? जो 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 का हो गया राष्ट्र हित में, लेकिन हो रहा है सब 100 रुपये ज्यादा पेट्रोल कीमत हो गई है। हाँ, खाने का तेल जो है 200 रुपये ज्यादा हो गया है, कोई है पूछने वाला? दूध महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगी हो गई, क्या चीज महंगी नहीं हो गई? और आप बताइए 2 साल में किसकी आमदनी बढ़ी? किसकी आमदनी 2 साल में बढ़ी बताइए? कहीं बढ़ी क्या? कम हुई है, बढ़ी तो नहीं है। कैसे घर चलेगा? कैसे घर चलेगा? अगर मान लीजिए किसी को 100 रुपये कल मिल रहे थे, तो 100 रुपये में जो सामान आ रहा था तो आज वो सामान 200 रुपये का हो गया है और आमदनी उसकी 100 रुपये है। तो या तो वो करे कि सामान को आधा करवाए और या तो चोरी करे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है मुल्क में,
और जो बहुत ख़तरनाक है वो ये है कि मिडिल क्लास हमारा ख़त्म हो रहा है, उसको तोड़ दिया गया मिडिल क्लास को। और याद रखिएगा कि जिस मुल्क में मिडिल क्लास नहीं होता वो मुल्क जो है वो तबाह हो जाता है। एक तरफ बहुत बड़े लोग आपको दिखाई देंगे, बहुत पैसे वाले, और एक तरफ बहुत गरीब लोग दिखाई देंगे, बीच में कोई नज़र नहीं आएगा। और बीच वाला वो होता है जो स्ट्रगल करके मुल्क को बढ़ाता है, इकोनॉमी बढ़ाता है, ये वो होता है, वो कोशिश करता है। कोशिश ख़त्म हो गई, क्योंकि जो गरीब है वो तो हमेशा से गरीब है, वो तो ईमान के चल रहा है कि हम पे क्या है भाई, हम तो गरीब थे ही। जो 2 रोटी सुबह शाम रिक्शा वाला खा रहा है वो कल भी वैसे ही खाता था, आज भी खा रहा है। साइकिल अपना रिक्शा चलाता है, जो खेत वाला कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही था। जो अमीर है उस पर क्या सेहत पे असर पड़ा, चाहे वो टमाटर 300 रुपए में हो जाए, उसको क्या फर्क है भाई, वो 300 रुपये में ले आएगा और उसके बाद दूसरी तरफ से निकाल लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वैक्सीन आपने फ्री कर दी, वैक्सीन कितनी है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 2 डोज आप लगवा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की, चलिए 2000 की मान लीजिए। और ये जो महंगाई हो गई इसको ज़रा जोड़ लीजिए आप, एक दिन में जोड़िए कितने करोड़ होते हैं। अगर पेट्रोल में भी अगर आप जैसा कि 105 में हो गया, तो अब ज़रा जो बढ़ा है ज़रा उसको जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी बात है, बड़ी साफ बात है, लोगों को समझना पड़ेगा, जज्बात से निकलना पड़ेगा, हकीकत को देखना पड़ेगा, मैं यही कहूँ जी। मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।